नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका SBS क्लासेज में स्वागत है। और यहाँ पर उस टॉपिक की चर्चा करेंगे और उन दोस्तों के लिए अपन चर्चा करेंगे जो आज यानी 12वीं पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और उसका एक सपना है कि मैं भी एक शिक्षक बनूं। तो कम समय में शिक्षक कैसे बना जाए और उस कोर्स पर अपन चर्चा करेंगे। और वो मान लो 12वीं पास कर चुका है तो कंफ्यूज होगा कि BSTC करे या बीएड करे। तो सबसे अभी वर्तमान जो प्रेजेंट में चल रहा है सबसे महत्वपूर्ण कोर्स है आपका सामान्य BSTC, क्योंकि 2011 से लेकर और अब तक जितनी वैकेंसी आई है उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी BSTC वालों की है। और लगभग मैं तो यही मानता हूं कि जितने भी BSTC कर चुके होंगे उनका सिलेक्शन भी हो चुका होगा। अब कोई 2-4 मान लो आपके रह गए हैं तो वो उनकी आप खुद की कमी से वो रह गए हैं। तो BSTC अभी प्रेजेंट में एक ऐसा कोर्स है कि कम समय में एक स्टूडेंट एक शिक्षक बन सकता है। तो इस कोर्स पर अपन चर्चा करने वाले हैं और उस कोर्स को लेकर तमाम प्रकार के प्रश्न आपके मन में उठते होंगे जो 12वीं पास कर चुके हैं। और तमाम प्रकार के क्वेश्चन, जैसे मान लो कि उसकी एज क्या है, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, उसकी फॉर्म की डेट क्या है, उसमें उम्र कितनी है, या उसमें जो एग्जाम होगा उसके लिए यानी उसको प्रवेश के लिए एग्जाम होगा उनमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, उसमें सिलेबस क्या होगा, उसमें आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी, लैंग्वेज 2 रहेगी तो आपको कौन सी लैंग्वेज चॉइस करनी है। तो तमाम प्रकार के क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। और आपकी डेट 10 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम दिनांक आपकी 30 जुलाई 2023 है। तो अभी मेरा मानना यही कि प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको BSTC कर लेनी चाहिए। और काफी बंदे ऐसे हैं जो बीएड करने के बाद BSTC करते हैं, उससे सिलेक्शन होता है, उसका बीएड से सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद में उसे दिमाग आता है कि ये अपन BSTC कर लेनी चाहिए। तो 3-4 बंदे मैंने ऐसे भी देखे जो मेरे साथी थे, वो बीएड करने के बाद BSTC करते हैं। BSTC करने से L1 में उसका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन बीएड से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अभी आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि अगर BSTC आपने कर लिया और आपकी रुचि है कि हमें शिक्षक बनना और पढ़ाई के प्रति भी आपकी रुचि है और आपका बेसिक क्लियर है, तो आपको मैं कहता हूं कि जैसे ही वैकेंसी आएगी, आपका डीएलएड का 2 वर्ष का कोर्स हो गया और जैसे ही वैकेंसी आ गई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला दोस्तों। क्योंकि एक तो उसमें समय कम लगता है और तैयारी करने में भी समय कम लगता है और उसकी पोस्ट इतनी आती है कि आपका सिलेक्शन जो पड़ता है उसका जो जिसका बेसिक क्लियर है उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है दोस्तों। तो इस पर अपन विस्तृत आवेदन पत्र है उसमें देखेंगे कि योग्यता क्या क्या है और माइनस मार्किंग होगी नहीं, तमाम प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं पूरा जितने भी, और भी अगर आपके किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। उस कमेंट बॉक्स में आपका जरूर आपके जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। अपन एक बार विस्तृत आवेदन पत्र है उसमें क्या क्या योग्यता है, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है और उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है यानी BSTC एंड डीएलएड कोर्स को लेकर उस प्रश्नों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के जो भी क्वेश्चन है BSTC एंड प्री डीएलएड को लेकर पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा, आवेदन परीक्षा शुल्क, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सामान्य निर्देश, जितने भी निर्देश है उस पर अपन चर्चा करेंगे। परीक्षा आयोजन प्रक्रिया और प्रश्न पत्र संरचना कैसी रहेगी उस पर चर्चा करेंगे। और पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस क्या रहेगा उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस आवेदन पत्र या इस कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और इसकी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको साफ लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता है 10 जुलाई 2023 से लेकर 30 जुलाई 2023 तक और परीक्षा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि भी 23 जुलाई 2023 है। तो जरूर दोस्तों इन तिथियों के बीच आवेदन कर देना चाहिए आपको। मान लो BSTC की डेट बढ़ भी सकती है तो जरूरी नहीं है कि आपकी बढ़ेगी, तो आपको इन तिथियों के बीच में आपको आवेदन कर देना है। तो आप इसकी पात्रता है क्या है, क्या आप इसकी योग्यता रखते हैं, तो योग्यता के लिए आपको परसेंटेज की आवश्यकता होगी और किस कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज होंगे। तो प्री डीएलएड कोर्स के लिए आपको सामान्य वर्ग से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 50% होने चाहिए 12th में यानी 12वीं में। और SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 45%। और OBC MBC और EWS से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपके 45% होने चाहिए। अगर आप दिव्यांग या विकलांग का सर्टिफिकेट है तो 45% होने चाहिए। और सामान्य वर्ग की विधवा या परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं उसके लिए भी 45% होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर अगर आपके मान लो एक भी नंबर अगर कम आता है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे दोस्तों। तो ये कैटेगरी ये इतने प्रतिशत आपके होने जरूरी है। एक क्या आधा नंबर भी अगर 0.001 भी अगर कम है तो उसके लिए भी आप पात्र नहीं है, ये पूरे परसेंटेज होने चाहिए। तो आगे देखते हैं अपन इसमें लिए
अब जो आवेदक 2023 में उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हुए या हो रहे हैं वे भी आवेदन करने तो पात्र होंगे, परंतु उन्हें काउंसलिंग के समय तक पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो उसके आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके लिए आयु क्या है? आयु है 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आरक्षित कैटेगरी है उसको कुछ छूट दे रखी है, उसके लिए छोटे विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है। जो विधवा महिला है, तलाकशुदा है और परित्यक्ता, उसके लिए आयु का कोई बंधन नहीं है। कितनी की एज की है वो बीएसटीसी के लिए आवेदन कर सकती है। और अनुसूचित जाति यानी SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC, अति पिछड़ा वर्ग EWS और महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधान अनुसार उसके आयु सीमा में छूट दे है। जो भी है 3 वर्ष 5 वर्ष जो भी है उसको छूट वहां पर मिलने वाली है। यानी जो सामान्य श्रेणी है उसके लिए आयु है 28 वर्ष और बाकी जो आरक्षित है OBC, MBC, EWS जो भी है SC ST उसके लिए आयु सीमा में भी छूट दी गई है। तो यहाँ पर अपन आगे करते हैं कि यहाँ पर मेन आपको साइट दे रखी है, उस साइट पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये साइट आपकी रहेगी, उस पर जाके आप अपना ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं और आपको पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है, या आप अपने पास ई-मेल पर जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अपन चर्चा करेंगे अपन। तो यहाँ पर आवेदन करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी गलती ना हो, तो सावधानी पूर्वक प्रविष्टियों को आपको पढ़ लेना है, उसके बाद ही उस आवेदन को आप सबमिट करना है। पहले किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि नहीं करना। त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र भरा जाता है तो इसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो आवेदन करते समय नाम, DOB जो भी है वो एकदम सही से एक बार चेक कर लेना, उसके बाद आपको सेव करना है। यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क दे रखा है। तो जो सामान्य और संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम है तो 450 रुपए है और सामान्य और संस्कृत दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 500 रुपए की फीस निर्धारित करी है। यानी एक कोर्स से आवेदन करें तो 450 है, दोनों से करें तो 500 रुपए की फीस लगेगी। और इस प्रवेश परीक्षा का शुल्क किसी भी दशा में प्रत्यर्पण नहीं होगा, यानी आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। वो काउंसलिंग का जो कोर्स आपका लगेगा वो आपके लिए रिफंडेबल होगा, ये आपका रिफंड नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आगे अपन देखते हैं, आपके यहाँ पर हेल्प नंबर देख रखिए। उसके बाद में निर्देश, पहला निर्देश यहाँ पर दे रखा है, आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अंगूठा निशानी और हस्ताक्षर ये 100 KB में ई-मित्र से भरोगे अपने आप साइज वो सेट कर देगा। अलग अलग फॉर्मेट में स्कैन कर लेनी है। आवेदक अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंक तालिका, आपके पास क्या होना चाहिए, 12वीं की मार्कशीट या अंक तालिका और प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी, विधवा, तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक या जो भी है उसके सभी के प्रमाण पत्र होने चाहिए। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र QC के माध्यम से भी भर सकता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे बढ़िया सा आपका पॉइंट होना चाहिए। तो आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना, किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कौन आवेदन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर देखो, ऐसे आवेदक जिन्हें शारीरिक दोष या उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, यानी उसको जो अध्यापन कार्य है, अध्यापन कार्य नहीं कर सकता उसको वो आवेदन नहीं करेंगे। यहाँ पर गूंगा होगा वो भी आवेदन करने, बोलने में असमर्थ वो भी आवेदन नहीं कर सकता, पूर्ण रूप से बहरा वो भी आवेदन कर नहीं कर सकता, दोनों हाथ नहीं होना वो भी आवेदन यहाँ पर नहीं करेगा, जिसे श्यामपट कार्य नहीं कर सके वो भी आवेदन यहाँ पर नहीं कर सकता, दोनों पैरों का नहीं होना, जिससे कक्षा में खड़ा नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं, अतः ऐसे आवेदक आवेदन नहीं करे। तो ऐसे जो भी कैंडिडेट है इसलिए अपात्र घोषित है, इसलिए उसको आवेदन नहीं करना है। इसके अतिरिक्त कोई नेत्रादि अन्य दिव्यांग प्रवेश के पात्र होंगे, यानी शिक्षण में बाधा उत्पन्न करने वाले अगर दिव्यांग है तो उसको यहाँ पर आवेदन नहीं करना है। शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है उसके कारण ये आवेदन नहीं कर सकते इस कैटेगरी के। इसके अलावा जो भी है वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में अपन देखते हैं, राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। जो भी यानी आपके SC ST OBC EWS शहरिया या अनुसूचित जनजाति का जो भी सर्टिफिकेट हो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। उसमें राजस्थान के मूल निवासी होने का उल्लेख होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र में राजस्थान के मूल निवासी का उल्लेख नहीं तो सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान के मूल निवास का प्रमाण पत्र अलग से निर्धारित प्रपत्र में आपको देना होगा दोस्तों। तो आपको दोनों ही चीजें आपको बनवानी है, जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है और मूल निवास भी आपको बनवा लेना है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है
कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध में जारी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी इसकी वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए है। लेकिन क्रीमिलेयर में नहीं होने का अगर आप शपथ पत्र देते हो, देने पर प्रमाण पत्र आगामी वर्ष में भी मान्य होगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए जारी प्रमाण पत्र राज्य सरकार के नियमानुसार मान्य होगा, यानी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल के लिए वैलिड है, जबकि ओबीसी एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट है और आपको एक शपथ पत्र उनके साथ लगा देना है नॉन क्रिमिनल होने का, है ना, तो आपका लिए ये जो सर्टिफिकेट बना हुआ 3 वर्ष के लिए वैलिड हो जाएगा दोस्तों। दोबारा आपको नया सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और विधवा महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र जो नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अभ्यर्थी तलाकशुदा परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री तथा पुनर्विवाह नहीं होने का शपथ पत्र की नोटरी पब्लिक से प्रमाणित होना चाहिए। तो ये आपकी कैटेगरी थी। इसके बाद में यहाँ पर ये दे रखी है जिन कॉलेजों में सीटें आरक्षित है उनको यहाँ पर दे रखा है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाने में अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण का 45% आरक्षण संपूर्ण राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में एनसीटी द्वारा स्वीकृत सीटों पर लागू होगा। यानी 12% है उसका 45% वापिस अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर लागू होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये उनके लिए सीटें आरक्षित रहेगी। तो इन सीटों पर आप ये आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण के अध्यादेश देगा। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों कोटे की सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से उक्त सीटें भरी जा सकती थी। यानी 12% का 45% सीटें उन्हीं से भरी जाएगी। अगर खाली रह जाती है तो दूसरी अन्य अनुसूचित जनजाति के द्वारा इन सीटों को भरा जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई दूसरे स्टेट से आते हैं, प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5% सीटों में, यानी लगभग कितनी सीटें हैं 24,000 सीटें, उसका 5%, उसके 5% पर अन्य राज्यों से आने वालों को प्रवेश मिलेगा, ज्यादा सीटों पर नहीं मिलेगा। अधिकतम 5% सीटों पर ही दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर प्रवेश दे सकते हैं और वो उसका सिलेक्शन होगा सामान्य श्रेणी में। उसे किसी भी प्रकार का जो आरक्षण है वो नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो आगे अपन देखते हैं, ये मेन चीज अपन आप देखते हैं कि सिलेबस कितना रहेगा। तो सिलेबस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा आयोजन के ये निर्देश दे रखे हैं जो भी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पर ओमार शीट के द्वारा आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और प्रवेश पत्र आपका 7 दिन पूर्व आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आगे देखते हैं कि इसकी संरचना क्या रहेगी। आगे संरचना आपका है कितने नंबर का पेपर होगा, कौन सा कितने नंबर का सिलेबस आएगा, कुल 200 प्रश्नों की संख्या होगी पेपर में और ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सभी प्रश्न के अंक समान होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होने वाला है और नकारात्मक अंकन यानी माइनस मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है इस एग्जाम में। और इसकी संरचना क्या है, तो कितने पार्टों में बांटा है इसने, 4 पार्ट में बांटते हैं। तो प्रश्नों की संख्या मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के सवाल आपके आएंगे 500 के 50 और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का तो हो जाएगा तो कितना 150। और राजस्थान की सामान्य जानकारी है वह है 50 प्रश्न आएंगे, शिक्षण अभिक्षमता के 50 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर लैंग्वेज 3 रखी है तो अंग्रेजी लैंग्वेज सभी को अनिवार्य है, चाहे वह सामान्य बीएसटीसी करा या संस्कृत बीएसटीसी करा, संस्कृत से करा तो उसके लिए सभी के लिए अंग्रेजी अनिवार्य होगी। और हिंदी उनके लिए जो सामान्य बीएसटीसी कर रहा है और जो संस्कृत से बीएसटीसी कर रहा है उसके लिए संस्कृत अनिवार्य है। तो जो संस्कृत से करा वो अंग्रेजी और संस्कृत चुनेगा और जो सामान्य बीएसटीसी कर रहा है वो अंग्रेजी और हिंदी चॉइस करेगा। तो ये यहाँ पर 200 प्रश्न का पेपर होने वाला है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, किसी भी प्रकार की यहाँ पर माइनस मार्किंग आपकी नहीं है। अगर जो बंदा सामान्य बीएसटीसी विषय भी करता है और संस्कृत से भी करता है तो उसके लिए दोनों लैंग्वेज अप्लाई कर सकता है वो बंदा। चलो आगे देखते हैं। तो आपका सिलेबस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस क्या होगा, ये ओमआर से संबंधित निर्देश दे रखे हैं। विकलांग आपको ओमआर में बनने हैं, नकल के लिए यहाँ पर आपको सावधानी रखें, किसी भी प्रकार के आपको सजा मिल सकती है अगर नकल में आप सम्मिलित होते हैं तो यहाँ पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम आपको दे रखा है। तो पाठ्यक्रम यहाँ पर है मानसिक योग्यता, मानसिक तार्किक योग्यता आपकी आएगी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता, समरूपता, विभेदीकरण, समता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन। 50% रीजनिंग के आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको दे रखा है 50% आपके राजस्थान के जो जनरल नॉलेज है उससे संबंधित होंगे। यहाँ पर ऐतिहासिक पक्ष से संबंधित, राजनीतिक पक्ष से संबंधित, कला संस्कृति साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष, लोक जीवन और सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष से यहाँ पे सामान्य क्वेश्चन आपके 50% राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता, वही 50% इसके होंगे। शिक्षण अधिगम के होंगे, नेतृत्व गुण, सृजनात्मकता, सतत और व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल और व्यावसायिक अभिवृद्धि और सामाजिक संवेदनशीलता से 50% आपके पूछे जाएंगे।
उसके बाद में इंग्लिश के 20% यहाँ पर पूछे जाएंगे। इंग्लिश सभी के लिए अनिवार्य है। कंपेरिजन, स्पोर्टिंग, हीरो, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीटेशन और टेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और वन वर्ड, ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है। उसके बाद में संस्कृत उसके लिए है जो संस्कृत उस वही लैंग्वेज लेगा जो केवल प्रारंभिक शिक्षा में संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जो इंग्लिश लेगा और संस्कृत लेगा, और सामान्य बीएसटीसी इंग्लिश लेगा और हिंदी के करने आपको पेपर सबका सम्मिलित आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, लैंग्वेज अपन को कौन सी करनी है तो आपको उसी टाइम पेपर में चिन्ह लगा लेना, इंग्लिश अपन को करनी है और हिंदी करनी है, इसके अलावा इस पर क्रॉस लगा लेना। जिसको संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना तो वो संस्कृत वाले पर क्रॉस लगा देंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ये आपकी स्वर, व्यंजन, उच्चारण, ये संस्कृत का शब्द रूप, अकारांत, पुल्लिंग, अकारांत, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, धातु रूप, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, समास, तत्पुरुष, द्विक्रमधारी समास, लिंग और वचन विभक्तियों का कारक और ज्ञान, ये संस्कृत का चल है। अब अपन देखते हैं हिंदी का। तो यहाँ पर लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण और शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द, ये आपका सिलेबस रहेगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी आपके किसी भी प्रकार की शंका रहती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो जरूर आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।